तो बच्चों लास्ट लेक्चर में अपन एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड आरएनए सीक्वेंस के बारे में पढ़ चुके थे और आज अपन पढ़ने वाले हैं कैटेलिस्ट और कोलिजन थ्योरी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ये जानेंगे कि ये कैटेलिस्ट क्या होता है। देखिए, किसी भी रिएक्शन में कोई भी आउटर केमिकल डालने से या कोई आउटर सब्सटेंस डालने से यदि उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है तो जो आउटर सब्सटेंस उस केमिकल रिएक्शन में या रिएक्शन मिक्सचर में ऐड किया गया है उसको अपन कैटलिस्ट कहते हैं और उसके कारण से कैटलिस्ट ऑलवेज इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। बट ऐसा कोई सब्सटेंस जिसके कारण से केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन रिड्यूस हो जाती है तो उस सब्सटेंस को अपन इनहिबिटर कहते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज कैटलिस्ट? कैटलिस्ट अपन ये जानेंगे कि कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस, मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस, कैटलिस्ट इज ए सब्सटेंस which can increase the rate of reaction without consuming कैटलिस्ट वो सब्सटेंस होता है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है विदाउट कंज्यूमिंग, यानी कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रिएक्शन देयर इज नो चेंज इनटू द केमिकल कंपोजिशन ऑफ कैटलिस्ट। ओके, तो कैटलिस्ट वो सब्सटेंस है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है और रिएक्शन के दौरान उस कैटलिस्ट के केमिकल कंपोजिशन में कोई भी चेंज नहीं आता है। यस, अब कुछ एग्जांपल्स ले रहे हैं अपन कैटलिस्ट के। फॉर एग्जांपल N2G नाइट्रोजन गैसियस प्लस 3H2G हाइड्रोजन गैसियस, दोनों आपस में रिएक्शन करके अमोनिया बनाते हैं। अगर मैं इस रिएक्शन को विदाउट कैटलिस्ट संपन्न करूं तो भी ये रिएक्शन होने वाली, बट यदि मैं इसमें आयरन की कुछ स्मॉल पीस डाल दें, अपन आयरन पाउडर डाल दें, आयरन के कुछ छोटे छोटे टुकड़े डाल दें, तो ये रिएक्शन जल्दी ही हो जाती है। इस रिएक्शन को प्रोसीड होने में या इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में लगने वाला टाइम है वो विदाउट कैटलिस्ट प्रेजेंस में या विदाउट कैटलिस्ट जो रिएक्शन होती है उसमें लगने वाले टाइम के कंपैरिजन में कम लगता है। तो इस रिएक्शन में आयरन जो है उसको अपन बोलेंगे कैटलिस्ट, और इस आयरन के कारण से कभी भी प्रोडक्ट का नेचर चेंज नहीं होता है। एक चीज और, कभी कभी कैटलिस्ट के साथ में कुछ सब्सटेंस और ऐड कर दिए जाते हैं जिनको अपन प्रोमोटर्स बोलेंगे। यहाँ पर जो मोलिब्डेनम है उसको अपन प्रोमोटर बोलते हैं, और प्रोमोटर्स वो सब्सटेंस होते हैं जो कैटलिस्ट की रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा देते हैं, कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं promoters are also the additional substance which can increase the reactivity of catalyst and which can increase the rate of reaction indirectly किसी भी रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाने वाले सब्सटेंस होते हैं वो प्रोमोटर होते हैं, और प्रोमोटर डायरेक्टली कैटलिस्ट की रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं, जबकि कैटलिस्ट आर दोज एडिशनल सब्सटेंस which can increase the rate of reaction without consuming. It means there is no change into the chemical and physical composition of the catalyst. Okay, तो ये कैटलिस्ट हुआ, तो ये कैटलिस्ट की डेफिनेशन। ठीक है, अब कुछ कैटलिस्ट जो होते हैं किसी भी रिएक्शन में रेट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं। कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, तो अपन इस चीज को ग्राफ के माध्यम से समझेंगे। वो कैसे? देखिए, मेरे पास कोई भी रिएक्शन है तो मैं यहां पर लिख रहा हूं रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, और ये एक्सिस है पोटेंशियल एनर्जी का। यहां पर A प्लस बी ये रिएक्टेंट है और ये रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करके प्रोडक्ट C बना रहे हैं। ओके, लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था कि यहां पर जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसको अपन बोलते हैं ACT, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स।
एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और इसी को अपन ट्रांजिशन स्टेट भी बोलते हैं। और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स व रिएक्टेंट के बीच जो एनर्जी का डिफरेंस होता है उसको अपन बोल देंगे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। अब और रिएक्टेंट, रिएक्टेंट एंड ये प्रोडक्ट, रिएक्टेंट आपस में कोलिजन करके एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाएंगे और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में रिएक्टेंट के बीच एनर्जी का गैप है उसको अपन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन कहेंगे। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है कि रिएक्टेंट और जो ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन रहा है, यदि ये इस पाथ को यदि मैं कंसिडर करूं तो ये जो पाथ बन रहा है मैं यहां पर लिख रहा हूं रिएक्शन पाथ, रिएक्शन, रिएक्शन पाथ विदाउट कैटलिस्ट, रिएक्शन पाथ विदाउट कैटलिस्ट, यानी इस रिएक्शन मिक्सर में यदि कोई कैटलिस्ट ऐड नहीं किया जाता है तब उसकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू इतनी है। और यदि इस रिएक्शन मिक्सर में कोई कैटलिस्ट ऐड कर दिया जाता है, इस रिएक्शन मिक्सर में कोई कैटलिस्ट ऐड कर दिया जाता है तो उसकी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू इतनी हो जाती है। और इस पाथ को मैं बोल सकता हूं क्या, रिएक्शन पाथ, रिएक्शन पाथ विथ कैटलिस्ट, रिएक्शन पाथ विथ कैटलिस्ट। ओके, तो इसको अपन कह सकते हैं कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में किसी भी केमिकल रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो जाती है, जबकि कैटलिस्ट की एब्सेंस में किसी भी केमिकल रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी हाई होती है। तो कैटलिस्ट का मेन काम क्या हो गया, कैटलिस्ट का मेन काम होता है कि वो किसी भी केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देता है। तो अपन जनरली बोल सकते हैं कि catalyst can increase the rate of reaction for a chemical reaction by reducing the value of activation energy. Catalyst can increase the rate of reaction for a chemical reaction by lowering the activation energy. एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके कैटलिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं। देखिए बोथ इनटू द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड इनटू द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्रोडक्ट सी बन रहा है। इसका मतलब यह है कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस से और कैटलिस्ट की एब्सेंस से बनने वाले प्रोडक्ट का नेचर कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये जनरली कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे अब कैटलिस्ट का एग्जांपल मैंने बताया था कि N2G नाइट्रोजन गैसियस प्लस हाइड्रोजन गैसियस आयरन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये अमोनिया गैस का फॉर्मेशन करते हैं और इसी रिएक्शन में मोलिब्डेनम प्रोमोटर की तरह काम करते हैं। दूसरा, यस, पोटेशियम क्लोरेट 2KClO3, पोटेशियम क्लोरेट का थर्मल डिकम्पोजिशन करें मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो इस रिएक्शन के लिए मैग्नीज डाइऑक्साइड कैटलिस्ट की तरह बिहेव करेगा। ये रिएक्शन बनेगी 2KCl प्लस 3O2, ऑक्सीजन का बनना, द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन इनटू द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड इंक्रीज द डिकम्पोजिशन ऑफ पोटेशियम क्लोरेट। मैग्नीज डाइऑक्साइड के कारण से पोटेशियम क्लोरेट का जो थर्मल डिकम्पोजिशन है वो बढ़ जाता है और ऑक्सीजन इजीली बनती है। ठीक है, क्योंकि इस रिएक्शन को मैग्नीज डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में होने में कम टाइम लगता है, इसलिए MnO2 यहां पर कैटलिस्ट की तरह काम करता है। सिंपल एक एग्जांपल और पढ़ लेते हैं अपन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सोल्यूशन और ये प्लेटिनम की प्रेजेंस में इसका डिकम्पोजिशन होता है तो H2O प्लस हाफ O2। ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं वो कैटलिस्ट के एग्जांपल है। अब मैंने एक बात और बताई कि वो एडिशनल सब्सटेंस जिनके कारण से किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट ऑफ रिएक्शन घट जाती है या किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन रिड्यूस हो जाता है, उन केमिकल सब्सटेंसेस को, उन आउटर और एक्सटर्नल केमिकल सब्सटेंसेस को अपन कैटलिस्ट नहीं कहेंगे, उनको बोलते हैं अपन इनहिबिटर्स। उनको अपन क्या बोलेंगे? इनहिबिटर्स। तो कैटलिस्ट क्या है वो अपन जान चुके हैं। कैटलिस्ट किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को कैसे अफेक्ट करते हैं वो भी अपन समझ चुके हैं कि कैटलिस्ट
can increase the rate of reaction for a chemical reaction by lowering the value of activation energy. Okay, देखिए into the presence of catalyst there is reduction into the activation energy for a chemical reaction, but into the absence of catalyst there is no change into the activation energy for a chemical reaction. क्योंकि कभी भी किसी भी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए एक जो एनर्जी बैरियर होता है, ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स है, वो एनर्जी बैरियर होता है, उसको क्रॉस करना पड़ता है। ये एनर्जी बैरियर को क्रॉस करेगा तो ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएगा। ठीक है बेटा, अब अपन इसके बाद में कैटेलिस्ट की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उनको अपन पढ़ेंगे कि व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ए कैटेलिस्ट। एक कैटेलिस्ट की जो विशेषताएं होती है वो क्या होती है? यस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या? कैटेलिस्ट, आप नोट कर लीजिए इन चीजों को। कैटेलिस्ट डू नॉट चेंज द डेल्टा जी नोट फॉर ए रिएक्शन। कैटेलिस्ट होते हैं वो कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन की फ्री गिब्स एनर्जी को चेंज नहीं करते हैं। कैटेलिस्ट डू नॉट चेंज द डेल्टा जी नॉट फॉर ये रिएक्शन। कैटेलिस्ट जो होते हैं, यहां पर डेल्टा जी नॉट इट मींस फ्री गिब्स एनर्जी, कैटेलिस्ट होते हैं वो कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शंस के लिए जो फ्री गिब्स एनर्जी की वैल्यू होती है उसको कभी भी चेंज नहीं करते। नंबर 2, a small amount of catalyst catalyze the large amount of reactants। कैटेलिस्ट की बहुत छोटी मात्रा भी बहुत बड़े रिएक्टेंट्स को अफेक्ट कर सकती है। बहुत बड़े रिएक्टेंट्स के रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज करने के लिए एक बहुत छोटी सी मात्रा, कैटेलिस्ट की बहुत छोटी अमाउंट ही एनफ होती है। तो इसका मतलब ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कैटेलिस्ट कैटेलाइज द लार्ज अमाउंट ऑफ रिएक्शन। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, कैटेलिस्ट cannot catalyze the non-spontaneous reaction। कैटेलिस्ट कभी भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैटेलाइज नहीं करते हैं, कि जो रिएक्शन संभव ही नहीं है तो कैटेलिस्ट की प्रेजेंस के कारण से वो रिएक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती है। कैटेलिस्ट हमेशा उन्हीं रिएक्शंस को पॉसिबल करते हैं जो ऑलरेडी पॉसिबल होती है। तो अपन ये कह सकते हैं कि कैटेलिस्ट कैन नॉट कैटेलाइज द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन बट ऑलवेज catalyze the spontaneous reactions only। कैटलिस्ट होते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस को कैटलाइज नहीं करते, बल्कि या बट ऐसी रिएक्शन जो स्पॉन्टेनियस नेचर की होती है उन्हीं को कैटलाइज करते हैं। ओके, एंड कैटलिस्ट आर स्पेसिफिक इन नेचर। कैटलिस्ट आर स्पेसिफिक इन नेचर। कैटलिस्ट आर स्पेसिफिक इन नेचर और कैटलिस्ट ऑलवेज नेचर में स्पेसिफिक होते हैं। एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट ही उस रिएक्शन को पॉसिबल बनाता है। पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शंस के लिए एक पर्टिकुलर कैटलिस्ट होता है, उसी के कारण से वो रिएक्शन पॉसिबल हो पाती है। जैसे बाय द वे अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करें तो यूरिया को कैटलाइज करने के लिए यूरियाज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। माल्टोज को कैटलाइज करने के लिए माल्टेज एंजाइम की जरूरत पड़ती है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की कॉम्बिनेशन से अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए आयरन कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से यानी सल्फर डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन करने के लिए SO3 या सल्फर डाइऑक्साइड में इसके लिए वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी।
और अनसेचुरेशन या सेचुरेशन ऑफ अनसेचुरेटेड कंपाउंड, जितने भी ये ट्रांजिशन मेटल्स हैं, जैसे प्लेटिनम है, निकिल है, लेड है, उनकी जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर रिएक्शंस के लिए एक पर्टिकुलर ही कैटलिस्ट होता है, एक कैटलिस्ट होता है, उस सभी प्रकार के केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज नहीं कर पाता है। और पांचवा एंड लास्ट पॉइंट, फिफ्थ, कि कैटलिस्ट कैन नॉट इनिशिएट द रिएक्शन। कैटलिस्ट होते हैं, कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शन को इनिशिएट नहीं करते, जबकि कोई भी रिएक्शन ऑलरेडी इनिशिएट है, उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को वो चेंज कर सकते हैं। तो दीज आर सम मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर ए कैटलिस्ट। इन कैटलिस्ट्स की ये विशेषता होती है जिनके आधार पर अपने कैटलिस्ट डेफिनेशन को या कैटलिस्ट टर्म को अच्छी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। अब यदि कोई भी कैटलिस्ट, इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, कोई भी कैटलिस्ट होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी को, किसी भी केमिकल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस कर देता है। तो बाय आर्हेनियस इक्वेशन, तो अपन एक इक्वेशन लिख सकते हैं कि इन द प्रेजेंस and absence of catalyst, Arrhenius equation can be written as, in the presence and absence of catalyst, Arrhenius equation can be written as, we know that what is Arrhenius equation? K equal to A into e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ओके, ये आरएनएस इक्वेशन है। अब इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कैसे, के यानी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन, रेट कांस्टेंट के इनटू द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट इक्वल टू क्या होगा, ए इनटू ई की पावर एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, ई कैटलिस्ट अपॉन आर टी, इक्वेशन 1। इनटू द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट के, तो मैं इसको ले सकता हूं के अनकैटलिस्ट, व्हाट डज इट मीन, the rate constant for a chemical reaction into the absence of catalyst equal to A into E की पावर माइनस अनकैटलिस्ट यानी एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट कैटलिस्ट, इक्वेशन 2। अब अपन क्या कर सकते हैं बेटा, इक्वेशन 1/2 क्या होगा, के कैटलिस्ट अपॉन के अनकैटलिस्ट, ए से ए कैंसिल, तो अपन डायरेक्ट लिख रहा हूं, ऐसे कैंसिल, ई की पावर माइनस क्या बताइए आप, ई की पावर, ये आर अपॉन आर टी, ये दो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई कैटलिस्ट अपॉन आर टी। ओके, कोई दिक्कत। अब अपॉन ई की पावर ई अनकैटलिस्ट अपॉन आर टी। अब इस रिएक्शंस को मैं डायरेक्ट कैसे लिख सकता हूं, देखिए, ई की पावर यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में प्लस एक्टिवेशन एनर्जी कैटलिस्ट की एब्सेंस में अपॉन आर टी। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रेट कांस्टेंट, तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रेट कांस्टेंट के कैटलिस्ट अपॉन कैटलिस्ट की एब्सेंस में रेट कांस्टेंट के अनकैटलिस्ट इक्वल टू ई की पावर क्या होगा बेटा, ई, तो ये अपन इसको लिख सकते हैं, ई एक्टिवेशन एनर्जी
अनकैटलिस्ट माइनस एक्टिवेशन एनर्जी, कैटलिस्ट अपॉन आरटी। ये आरएमएस इक्वेशन का फॉर्म हो गया। अगर कैटलिस्ट की डेफिनेशन को भी इसमें जोड़ दें आरएमएस इक्वेशन में कि कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और कैटलिस्ट की एब्सेंस में आरएमएस इक्वेशन का फॉर्म क्या होगा, तो अपन उसको ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि सीधी सिंपल सी बात है, आप इसको कैसे लर्न करोगे, क्योंकि कैटलिस्ट की एब्सेंस में एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होती है, तो इसलिए अनकैटलिस्ट माइनस एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा, इनटू द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट अपॉन आरटी। क्योंकि यहां से आरटी है उसको अपन कॉमन ले लेंगे, तो फाइनली अपने पास में ये फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, तो ये कैटलिस्ट की प्रेजेंस में और कैटलिस्ट की एब्सेंस में आरएनएस इक्वेशन का फॉर्म क्या होगा, इस टाइप से अपन इसको समझ सकते हैं। तो ये अपना कैटलिस्ट वाला टॉपिक पूरा, जिसमें अपन ने क्या क्या पढ़ा, व्हाट इज कैटलिस्ट, व्हाट आर इनहिबिटर्स, हाउ कैन द कैटलिस्ट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन, और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो क्या, चलो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या कैटलिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट करता है? क्योंकि कैटलिस्ट कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि कैटलिस्ट क्या होता है, उस केमिकल रिएक्शंस के लिए रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों को एक इक्वल एक्सटेंट में अफेक्ट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवरऑल रिजल्ट रहेगा, ओवरऑल चेंजेस रहेगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में, वो नेग्लिजिबल रहेगा, इक्वल टू जीरो रहेगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि कैटलिस्ट किसी भी केमिकल रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अफेक्ट नहीं करता है, बट इनटू द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट देयर इज rapidly attaining of equilibrium constant for the reaction। equilibrium constant उस केमिकल रिएक्शंस के लिए जल्दी ही अटेन हो जाता है केमिकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। ठीक है, बट कैटलिस्ट never change the equilibrium constant for a chemical reaction, but into the presence of catalyst there is rapidly attaining of equilibrium constant for a chemical reaction। ठीक है बेटा, तो these are some basic terms to know about the history of catalyst। ओके, अब अपन पढ़ने वाले हैं collisions। What are collisions? देखिए, जनरली कोलिजन जो होते हैं, कोलिजन्स केमिकल रिएक्शंस में कोलिजन थ्योरी, तो अपन यहां लिख देते हैं कोलिजन्स। देखो, एक तो होती है, दो थ्योरी अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। एक तो होती है कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्टेंट्स, कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्टेंट्स, and second is transition state theory। transition state or absolutely rate theory। absolutely rate theory, transition state theory, और इसी को अपन एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी भी बोलते हैं। सबसे पहले कोलिजन थ्योरी अपन पढ़ेंगे, इसमें कोलिजन थ्योरी। तो व्हाट आर कोलिजन्स, क्योंकि लास्ट लेक्चर में मैंने ये बताया था कि कभी भी किसी भी केमिकल रिएक्शंस में किसी भी मॉलिक्यूल के वही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाते हैं जो कंपैरेटिवली उन सभी मॉलिक्यूल्स में से हाईली एनर्जेटिक होते हैं। यानी कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने वाले रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल उनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी या एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा एनर्जी होती है। यानी ऐसे मॉलिक्यूल, ओनली दोज मॉलिक्यूल फ्रॉम आउट ऑफ द एवरेज मॉलिक्यूल्स कैन कन्वर्ट इनटू द प्रोडक्ट्स व्हिच हैव द वैल्यू ऑफ which have the kinetic energy equal to activation और greater than activation energy। यानी वो ही रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे जिनकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू
या तो एक्टिवेशन एनर्जी के बराबर हो या फिर एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा हो, वही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। अब कोलिजन थ्योरी में सिंपली अपन क्या पढ़ते हैं, कोलिजन थ्योरी में जो रिएक्टेंट्स होते हैं, कोलिजन थ्योरी में जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनको अपन एक स्फीयर मान लेते हैं, जैसे A प्लस B प्रोडक्ट्स इनटू C। ओके, प्रोडक्ट्स इनटू C। कोलिजन थ्योरी के अंदर जो रिएक्टेंट पार्टिकल्स होते हैं उनको अपन सॉलिड स्फीयर मान लेते हैं, और इस सॉलिड स्फीयर आपस में कोलिजन करते हैं। कोलिजन करने के कारण से ये कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी गेन कर लेते हैं, और एक्स्ट्रा एनर्जी गेन करने के कारण से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए सारे के सारे मॉलिक्यूल्स या सारे के सारे सिंपल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जिनकी एनर्जी रिलेटिवली ज्यादा होती है, कुछ एडिशनल एनर्जी कोलिजन के थ्रू गेन कर लेते हैं, वो ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे। अब इसके लिए अपने पास में एक फॉर्मूला है, वो क्या है, देखिए K इक्वल टू आरएनएस इक्वेशन क्या थी, A e की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, अब इसी कॉन्सेप्ट में मैं कोलिजन थ्योरी के लिए, जब कोलिजन थ्योरी के लिए रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिख सकते हैं, K इक्वल टू जेड इन ए पी इंटू ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। व्हाट डज इट मीन ए बी हियर? A shows the reactant species, molecular species in which the collision takes place, यानी A and B वो reacting species है जिनके बीच में collision हो रहा है। And Z, what does it mean Z here? collision frequency या collision number। Z इसको अपन क्या बोलेंगे, देखिए आरएनएस इक्वेशन और कोलिजन थ्योरी की इक्वेशन दोनों का अगर अपन कंपैरिजन करें तो A इसको अपन बोलते थे फ्रीक्वेंसी फैक्टर, तो यहां पर Z जो होगा उसको अपन बोलेंगे कोलिजन नंबर या फ्रीक्वेंसी। कोलिजन नंबर या कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन नंबर या कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन नंबर और कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी कैसे, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है द नंबर ऑफ कोलिजन per second in per unit area, the number of collision per second in per unit volume between the particles। कैसे भी अपन डिफाइन कर सकते हैं, the number of collision between the particles which takes place in unit second या unit time in unit volume is known as collision frequency। और collision frequency की वैल्यू बढ़ने पर रिएक्टेंट पार्टिकल्स के बीच में होने वाली पॉसिबल कोलिजन्स बढ़ जाती है, आपस में वो इफेक्टिवली कोलिजन करेंगे। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट ये लागू और होता है कि कभी भी दो रिएक्टेंट जिनको अपन स्फीयर मान लेते हैं उनके कोलिजन से जो प्रोडक्ट बनता है, ऑल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कैन नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ऑल रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कैन नॉट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। केवल वही रिएक्टेंट पार्टिकल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाएंगे जिनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन हो, जिनके बीच में इफेक्टिव कोलिजन हो। और इफेक्टिव कोलिजन का मतलब ये होता है कि जो कोलिजन होता है दो पार्टिकल्स के बीच में वो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में होना चाहिए। यदि इन दोनों के बीच में यदि प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं हो, जैसे सपोज करिए ए एंड ये बी, अब ये इधर मूव करे, ये इधर मूव करे, तो इसको अपन बोलेंगे प्रॉपर ओरिएंटेशन। सपोज ये ए एंड दिस इज बी, इसका मूवमेंट इधर है, इसका मूवमेंट इधर है, तो इनका प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं हो पाएगा, और प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं हो पाने के कारण से ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, जबकि ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, बिकॉज देयर इज नो प्रॉपर कोलिजन, बिकॉज देयर इज नो इफेक्टिव कोलिजन। और इफेक्टिव कोलिजन क्यों नहीं है, क्योंकि इनका ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, इनका कोलिजन का ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है। यदि जिनका कोलिजन का ओरिएंटेशन प्रॉपर होता है तो वो ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाते हैं। तो व्हाट डज इट मीन हियर, जेड कोलिजन फ्रीक्वेंसी, जिसको अपन बोलेंगे कोलिजन नंबर, एंड ई ए
is activation energy, EA is activation energy, और एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है, किलो जूल या जूल पर मोल। आर गैस कांस्टेंट, सेम थिंग जो अपन आरएनएस इक्वेशन में पढ़ी थी, गैस कांस्टेंट और इसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, एंड टी इज टेम्परेचर, ओके। तो ये कोलिजन थ्योरी है। कोलिजन थ्योरी इट मींस कोलिजन थ्योरी में किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को अपन स्फीयर मान लेते हैं, सॉलिड स्फीयर मान लेते हैं, और सॉलिड स्फीयर के बीच में आपस में जब कोलिजन होती है तो वो ही प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाती है, नंबर 1। नंबर 2, all reactant molecule do not lead to the formation of products. Only those reactant molecules are able to convert into the products who have enough kinetic energy to collide. ओके, ठीक है। और यहां K इक्वल टू ZAV, ये Z क्या है, एक इफेक्टिवली कोलिजन को शो करता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी को शो करता है दो रिएक्टेंट पार्टिकल्स के बीच में। अब इसमें क्या होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का एक ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक क्या है कि कोलिजन फ्रीक्वेंसी कभी भी किसी भी रिएक्टेंट पार्टिकल के इंटरनल मोशन को कंसीडर नहीं करती है। इंटरनल मोशन यानी ये कोलिजन फ्रीक्वेंसी अपने को सिर्फ रिएक्टेंट पार्टिकल्स की शेप के बारे में बताती है, बट कोलिजन फ्रीक्वेंसी अपने को ये नहीं बताती है कि जो रिएक्टेंट पार्टिकल्स जिनके बीच में आपस में कोलिजन हो रहा है उनका या उनकी ज्योमेट्री क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, और जब दो पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो इनकी एनर्जी, जिसको अपन बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी, टकराने से पहले और टकराने के बाद इनकी एनर्जी में क्या चेंज हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन, हाउ द ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी between the particles is changed before the collision and after the collision, ठीक है, ओके। तो इन चीजों के बारे में नहीं बताती है। तो एक ड्रॉबैक इसका ये हो गया, किसका, the collision frequency does not tell us about the internal motion of electrons, does not tell us about the internal structure, about the dimension, but it consider only the sphere shape, but it consider only the shape of reactant particles, ठीक है। तो इस समस्या को सुलझाने के लिए इसका एक संशोधित रूप दिया गया इस इक्वेशन का। इसमें एक चीज और ऐड कर दी गई, क्या, कि K इक्वल टू P इंटू ZAB e की पावर माइनस EA अपॉन RT, EA अपॉन RT। देखिए यहां पर मैंने पहले भी बताया था लास्ट लेक्चर में, माइनस EA अपॉन RT, माइनस EA अपॉन RT। मैंने क्या बताया था बड़ा, ये होता है, ये उन रिएक्टिव या उन हाईली एनर्जेटिक रिएक्टेंट पार्टिकल्स का फ्रैक्शन होता है जिनकी एनर्जी एवरेज मॉलिक्यूल से ज्यादा होती है, जिनकी एनर्जी एवरेज मॉलिक्यूल से ज्यादा होती है, ठीक है, जिसको अपन बोल्ट्जमान कांस्टेंट भी बोलते हैं। मैंने कहा था नहीं, E की पावर माइनस EA अपॉन RT इक्वल टू नंबर ऑफ एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स अपॉन टोटल मॉलिक्यूल्स। यहां पर ये P, जिसको अपन प्रोबेबिलिटी फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर भी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो मैंने बताए थे, उनको ओवरकम करने के लिए, उनकी समस्याओं से निजात पाने के लिए यहां पर एक P और ऐड कर दिया गया, यानी कि किसी भी रिएक्टेंट पार्टिकल्स की ज्योमेट्री के कारण से, उनके कोलिजन के कारण से एनर्जी में होने वाला चेंज है, या फिर उनके बीच में जो कोलिजन होगा उनकी फ्रीक्वेंसी में किस प्रकार का चेंज होगा, इसको शो करने के लिए यहाँ पर P ऐड ऑन कर दिया गया, जिसको अपन बोलते हैं प्रोबेबिलिटी फैक्टर एंड स्टेरिक फैक्टर। तो ये थी अपना बड़ा कोलिजन थ्योरी, ठीक है, ये अपनी थी कोलिजन थ्योरी। अब अपन पढ़ेंगे सेकंड थ्योरी और इसके कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे।
ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे सेकंड थ्योरी, जिसको अपन